जब मेरी आंख खुली तो मैंने कमरे के दरवाजे से बाहर झांका। रसोई घर में हमारे घर का पुराना नौकर हरीराम काका नाश्ता बना रहे थे। उनकी उम्र 50 साल के करीब थी और वह एक बहुत ही शांत और संजीदा इंसान थे। उनका रोज का नियम था कि वह चुपचाप अपना काम निपटाते और काम खत्म होते ही अपने छोटे से कमरे में चले जाते थे। लेकिन कुछ समय से मेरा मन उनकी तरफ आकर्षित हो रहा था। मैं, गायत्री, सिर्फ 22 साल की एक खूबसूरत और मॉडर्न लड्डिज की, इस बड़े बंगले में उनके साथ अकेली रहती थी। मैं अक्सर छोटे और खुले कपड़े पहनती थी। अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद मुझ पर अपना दिल हार चुका होता, लेकिन हरीराम काका मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। उनकी यही बेरुखी मुझे अंदर से बेचैन करती थी। इस समय भी मैंने मॉडर्न फैशन के कपड़े पहने हुए थे। मैंने कपड़े बदलने की परेशानी नहीं ली और उसी हाल में रसोई घर में चली गई। मैं उन्हें अपनी तरफ ध्यान खींचने की हर संभव कोशिश करती थी, लेकिन वह हर बार मुझे अनदेखा कर देते थे, जबकि इस घर में हमारे अलावा कोई नहीं था। मेरी माताजी का देहांत 10 साल पहले हो गया था और मेरे पिताजी रतन कुमार कुछ समय पहले अमेरिका चले गए थे। जाने से पहले उन्होंने हरीराम काका को घर में नौकर के तौर पर रखा था। मैं सारा दिन इस नौकर के साथ इस बड़े से घर में अकेली रहती थी। कुछ समय बाद मैं उनके आसपास रहने के कारण उनकी तरफ आकर्षित होने लगी, लेकिन पता नहीं वह किस मिट्टी के बने थे कि मुझ जैसी खूबसूरत और कम उम्र की लड़की को अकेला पाकर भी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते थे। मैंने उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने की जितनी भी कोशिश की, हर बार नाकाम रही। आज फिर मैंने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर उनके सामने आई और बोली, रामू काका, नाश्ता जल्दी से जल्दी बना कर दो। उन्होंने एक नज़र मुझे देखा और फिर नजरें झुकाकर बोले, बस बेटी, नाश्ता तैयार ही है। मुझे उनकी इस बात पर गुस्सा आने लगा। अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं हमेशा तभी उनके सामने जाती हूँ जब वह किसी काम में व्यस्त होते हैं, तो वह आसानी से मुझे अनदेखा करके अपने काम में लगे रहते हैं। मैं उन्हें खाली समय में अपने सामने लाना चाहती थी। ये शैतानी ख्याल आते ही मैं मुस्कुराई और उनसे बोली, नाश्ता मेरे कमरे में ले आइए, मेरी तबीयत कुछ खराब है। मेरी बात सुनकर वह रुक गए, क्योंकि आज तक हालांकि वह और मैं घर पर अकेले रहते थे, मगर वह हमेशा कमरे के बाहर ही रहते थे और कभी अकेले कमरे में अंदर नहीं आए थे। मगर आज मैंने उन्हें खुद अपने कमरे में बुला लिया था। मैं कमरे में जाते हुए यही सोच रही थी कि वह एक पुरुष ही तो था, चाहे जितना भी मजबूत बन जाए, मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को अनदेखा नहीं कर पाएगा। कमरे में जाकर मैं एक सोफे पर लापरवाह तरीके से बैठ गई। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और उसके बगल में घंटी को चालू करें। कुछ देर बाद उन्होंने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने कहा, अंदर आ जाइए। वह हिचकिचाते हुए कमरे में अंदर आए और खाना मेरे सामने रखकर जाने लगे, लेकिन अचानक मैंने उन्हें रोक लिया और कहा, आपको काम करने में कोई परेशानी तो नहीं होती? अगर आप अकेले काम करके थक जाते हैं तो मैं किसी और नौकरानी का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने जानबूझकर उन्हें बात करने के लिए रोका था। वह मेरी तरफ ध्यान दिए, मगर हाथ बांधकर नजरें झुकाकर मेरे सामने खड़े हो गए और बोले, मेरा ज्यादा काम नहीं होता, हम घर में किसी दूसरे नौकर को नहीं रख सकते। पिताजी ने जाने से पहले सख्ती से मना किया था। मैं उनकी बात पर हैरान हुई और बोली, ये एक बात मुझे अब तक हैरान करती है, क्या आप मेरी परेशानी दूर कर सकते हैं? वह मेरे सवाल पर मुझे सवालिया नजरों से देखने लगे। मैं बोली, मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा आज़ादी की जिंदगी दी है, मगर इतनी आज़ादी का तो मैं सोच भी नहीं सकती कि वह मुझ जैसी जवान और कम उम्र की लड्ढाकी को अकेले इस घर में आपके हवाले करके चले गए हैं। उन्हें किसी नौकर पर कभी भरोसा नहीं रहा था, तो फिर आप में ऐसी क्या बात है कि वह आप पर भरोसा कर गए? मेरे सवाल पर वह कुछ देर चुप रहे, फिर संजीदगी से बोले, यह तो आपके पिताजी ही बता सकते हैं। मेरा काम आपकी रक्षा करना और घर की रखवाली करना है, और वह मैं कर रहा हूँ। अगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। वह यह बोलकर जाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं अचानक बोली, मुझे आपसे बहुत शिकायतें हैं। मेरी बात पर वह थोड़ा परेशान हो गए। मैं बहुत सख्त लहजे में बात कर रही थी और हमेशा उनकी उम्र का ध्यान किए बिना उन पर रोब दिखाती थी, इसलिए वह मेरी बात पर परेशान हो गए थे। उन्हें लगा कि मैं उनके काम से खुश नहीं हूँ, जबकि मैं तो कुछ और ही सोच रही थी। वह परेशानी से बोले, क्या शिकायत है? मैं तो पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको किसी चीज की कमी महसूस न हो। मैंने उनसे कहा, मुझे रात को इस घर में अकेले डर लगता है। मैं चाहती हूँ कि अपने साथ कोई नौकरानी रख लूँ। मैं अकेली अब घर के अंदर नहीं रह सकती और आप काम करके कमरे में चले जाते हैं। मेरे इस बात पर वह सोच में डूब गए थे। मैं जानबूझकर उन्हें ज्यादा समय अपने कमरे में रोके हुए थी। मुझे यकीन था कि वह ज्यादा देर मेरी खूबसूरती से नजरें नहीं चुरा पाएंगे। खाना मेरे सामने वैसे ही रखा हुआ था और मेरा ध्यान उस नौकर पर था। अभी हमें 2 मिनट ही हुए थे कि मेरी नजर उनके चेहरे से होते हुए नीचे गई तो मुझे झटका सा लगा था। मैं हैरान होकर उन्हें देखने लगी थी। मेरी नजरों का केंद्र देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुए और हिचक से दूसरी तरफ मुद्दते हुए बोले,
आप अपनी यह बात अपने पिताजी से कर लीजिएगा। ऐसा बोलकर वह तेजी से कमरे से निकल गए, जबकि मैं अपनी जगह पर बैठी रह गई थी। वह पुरुष जो बाहर से दिखाई देता था वैसा नहीं था। मैं सोच में डूब गई। मुझे सब कुछ भूल गया था। मेरे दिमाग से वह दृश्य नहीं जा रहा था। मैं शर्मिंदा होकर जमीन में गड़ियच गई थी। मैंने छिप छिप कर उन पर नजर रखना शुरू कर दी थी। अगले दिन भी इसी तरह मैंने उन्हें कमरे में बुलाने की कोशिश की तो वह साफ टाल गए और मुझसे बोले, मैंने बाजार से सामान लेने जाना है, इसलिए आप नाश्ता यहीं पर कर लीजिएगा। मुझे उनके जवाब ने हैरान किया था, मगर अब पता नहीं क्यों मैं उन पर हुक्म नहीं चला सकती थी। तभी एक दिन रात के समय जब मेरी आंख खुली तो मुझे उस नौकर का ख्याल आया और मैं बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर आई। मैं उस नौकर के कमरे में जाकर देखना चाहती थी कि वह कैसी जिंदगी बिता रहे थे। मैं जानती थी कि वह अपने कमरे में अकेले रहते थे। मैं उनकी शख्सियत का राज जानना चाहती थी। अभी मैंने उनके कमरे की तरफ कूदम बढ़ाई ही थे कि मैंने देखा कि वह अपने कमरे से निकलकर बहुत राजदारी से दरवाजा बंद कर रहे थे। अभी रात गहरी थी, इस समय उन्हें अपने कमरे में आराम करना चाहिए था, मगर वह अपने कमरे से निकलकर पता नहीं कहाँ जा रहे थे। मैं छिपकर उन्हें देखने लगी। तभी वह कूदम बढ़ाते हुए घर के अंदर आए। मैं चौंक गई। वह दबे पांव मेरे कमरे की तरफ जा रहे थे। फिर उन्होंने धीरे से मेरे कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में अंदर आ गए। मेरी रूह फना हो गई। अब वह यकीनन जान लेते कि मैं कमरे में नहीं हूँ। मैं घबराई हुई तेजी से रसोई घर की तरफ बढ़ी और लाइट जलाकर पानी का जग भरने लगी। मेरी उम्मीद के अनुसार थोड़ी देर बाद वह परेशान से मुझे ढूंढते हुए रसोई घर में पहुंचे। मुझे देखकर उन्होंने राहत की सांस ली और फिर बोले, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं आपको कमरे में न पाकर परेशान हो गया था। मैंने चौंक कर उन्हें देखा और बोली, तुम मेरे कमरे में मुझे देखने क्यों गए थे? मेरे सवाल पर वह घबरा गए। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वह मेरे सामने क्या बोल गए हैं। वह घबराकर बात बदलते हुए बोले, मैं तो आपसे यही पानी का पूछने आया था। मैं पानी का जग रखना भूल गया था, तो सोचा कि आपको पानी की बोतल दे आऊं। मैं रुककर उन्हें देखने लगी, क्योंकि मैं तो पानी के जग का सिर्फ बहाना कर रही थी, वरना मेरे कमरे में पानी मौजूद था। मुझे इस इंसान पर शक होने लगा। वह चुपचाप अपने कमरे की तरफ चले गए थे। मैं भी अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करके बहुत देर तक उनके बारे में सोचती रही। आज से पहले मैंने उन्हें सिर्फ सावधानी से घर का काम करते हुए देखा था। वह दिन में भी मेरे कमरे में कभी अंदर नहीं आए थे। मैं अपने कमरे की सफाई भी खुद करती थी। इतना सावधान रहने वाला इंसान रात के समय मेरे कमरे में क्या करने आया था? मैं उनकी तरफ ध्यान चाहती थी, मगर इस बार परेशान हो गई थी। रात लगभग इन्हीं सोचों में ही बीत गई थी। अगली सुबह भी मैं उन पर ध्यान देती रही। मुझे वह एक परेशान इंसान लग रहे थे। वह आज भी मेरे सामने वैसे ही नजरें झुकाकर सावधानी से बात कर रहे थे और मुझे खाना देकर घर का काम करते ही वह अपने कमरे में चले गए थे। अगली रात मैं बेख्याली में जागकर करवटें बदलती रही। मैंने सोच लिया था कि अगर इस बार वह कमरे में आए तो मैं उनसे सवाल करूंगी, ताकि उन्हें पता चले कि मैं उनकी असलियत जान चुकी हूँ। वह मुझे रातों को सोया हुआ पाकर क्या करने आते थे? अभी मैं यही सोच रही थी कि थोड़ी देर बाद मुझे अपने कमरे के दरवाजे के पास कूदमों की आहट महसूस हुई। मैं जल्दी से सोने का नाटक करने लगी। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और वह नौकर मेरे कमरे में अंदर आए। मैं सोने का नाटक करते हुए अंदर ही अंदर डर रही थी। सच तो यह था कि मैं कोई बुरी लड्ढकी नहीं थी। मुझे इस नौकर में बहुत आकर्षण महसूस होता था, इसीलिए मैं उनकी तरफ ध्यान पाने की बेबसी से कोशिश करती रही, मगर यह सोच भी नहीं सकती थी कि वह मेरी इज्जत पर हाथ डालेंगे या अकेलेपन का फायदा उठाएंगे। अब भी मैं अकेले कमरे में लेटी थी और उन्हें बिस्तर की तरफ आते हुए महसूस करके डर रही थी। मुझे अपने पिता पर अफसोस हो रहा था, जो अपनी जवान बेटी को गैर पुरुष के हवाले कर गए थे और उन पर इतना विश्वास किया हुआ था कि घर में और कोई भी नौकर नहीं रखने दिया था। वह नौकर बिस्तर के पास आए और फिर रुक गए। मेरा दिल डर से कांप रहा था, मगर उनकी अगली हरकत ने मुझे हैरानी से दंग कर दिया था। कुछ देर वह वहां रुके तो मैं चुपचाप लेटी रही थी। अगली सुबह जागकर भी मेरा दिमाग सोचों में उलझा जा रहा था। इस नौकर ने मुझे खाना देने के लिए अचानक आवाज दी तो मैं बुरी तरह डर गई और घबराकर उन्हें देखने लगी। वह मेरी हरकत पर रुककर मुझे देखने लगे। मैं जल्दी से बोली, मुझे भूख नहीं है, आप खाना रख दें। मैं कुछ देर बाद खुद खा लूंगी और आप चले जाइए। मैं उन्हें ऐसा बोलकर तेजी से अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। मैं पहले की तरह इस इंसान की मौजूदगी में सामान्य नहीं रह पाई थी। मुझे बार बार उस नौकर की मेरे साथ की जाने वाली हरकत याद आ रही थी। अगली रात भी वह नौकर इसी तरह कमरे में अंदर आए और मेरे बिस्तर के पास आए। मैं सोई हुई बन गई। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं उनसे सवाल करती और उनसे पूछती कि वह रात भर क्या करते रहते हैं, मगर मैं सवाल नहीं कर पाई थी। मैं जो छोटी छोटी बात पर उन पर अधिकार दिखाती थी और उन्हें हुक्म देती थी, यहाँ सब देखकर भी सवाल नहीं कर पाई थी। अब रोजाना यही सब चलने लगा था। मेरे पिताजी के फोन आते तो मैं कहती सब ठीक है, मगर दिन ब दिन मेरी परेशानी बढ़ने लगी थी।
एक रात इसी तरह वह नौकर मेरे कमरे में आने के बाद जब जाने लगे तो मैं दबे पांव उठकर उनके पीछे गई और तब देखा कि वह घर से निकलते हुए अपने कमरे में जाने के बजाय बाहर के गेट की तरफ गए थे। मैं ये देखकर रुक गई। वह रात के समय पता नहीं कहाँ जा रहे थे। मैं रात भर उनका इंतजार करती रही मगर वह वापस नहीं आए थे। नींद मेरी आंखों से वैसे ही रूठ चुकी थी और डर की वजह से मुझसे अब सोया नहीं जा रहा था। ऊपर से इस नौकर की दिन ब दिन की जाने वाली अजीब हरकतें मुझे डरा रही थीं। मैं वहीं बाहर सोफे पर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी और जब सुबह की अजान होने लगी तब बाहर के दरवाजे पर खट खट हुई। मैं चौंक कर उठी और बाहर देखने लगी। वह नौकर घर में अंदर आ रहे थे। मैंने हैरानी से उनका हुलिया देखा। उनके कपड़ों पर कहीं कहीं खून लगा हुआ था और वह बुरी तरह थके हुए थे। वह सावधानी से कदम उठाते हुए अपने कमरे की तरफ चले गए, जबकि मैं सोच में डूबी बैठी रह गई। पता नहीं वह रात को कहाँ जाते थे और उनके कपड़ों पर वह खून कैसा था। उनकी शख्सियत मुझे और उलझाती जा रही थी। मैं सच जानना चाहती थी मगर उनसे सवाल करते हुए मुझे अब डर लगने लगा था। जब तक मैंने रात को जागकर उनका वह रूप नहीं देखा था मैं चैन से नहीं रहती थी और मुझे लगता था कि वह एक बेगुनाह से नौकर हैं। मगर अब मैं उनको रात के समय जो अजीब हरकतें करते देख चुकी थी मुझे उनसे डर लगने लगा था। उनका रोजाना रात के समय वही नियम था। वह पहले मेरे कमरे में आते थे और फिर घर से निकल जाते थे और जब वह सुबह के समय घर वापस आते तो बुरी तरह थके हुए होते थे और उनके कपड़े भी खराब हो रहे होते थे। उनके कपड़ों पर लगे खून के छींटे मुझे डर में डाल रहे थे। मैं सोच सोच कर बुरी तरह परेशान रहने लगी। मैं एक संवेदनशील लड्डच की थी। हालांकि मेरी माताजी जीवित नहीं थी मगर मेरे पिताजी ने मुझे बहुत लाडडेच प्यार से पाला था और कभी किसी चीज के लिए परेशान नहीं होने दिया था। अब जब से मैंने इस नौकर का उलझा हुआ बर्ताव देखा था सोच सोच कर मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मेरा चयन और सुकून बर्बाद हो गया था जिसकी वजह से मैं बीमार होने लगी थी। एक दिन मेरे पिताजी ने फोन करके मुझसे मेरी तबीयत के बारे में पूछा तो मैं रो पड़ी और अपने पिताजी से बोली, मुझे घर में और नौकर चाहिए। मैं यहाँ अकेली इस इंसान के साथ नहीं रह सकती। मेरे पिताजी मुझे समझाने लगे और बोले कि तुम्हें दुनिया का अंदाजा नहीं है। वह बोले कि गरीब लोग बहरूपीय होते हैं। वह बाहर से कुछ और दिखाई देते हैं जबकि अंदर से कुछ और होते हैं। मैं तुम्हारी रक्षा के लिए बहुत परेशान रहता हूँ तो तुम्हारे अच्छे भविष्य के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं चाहता था कि तुम्हें अपने पास बुला लूं मगर मैं वह भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं अब किसी अनजान इंसान पर विश्वास नहीं कर सकता। तुम्हारे साथ सिर्फ वही नौकर रहेगा। मुझे अपने पिताजी की सोच पर हैरानी होने लगी। पता नहीं वह इस आदमी पर इतना अंधा विश्वास क्यों करते थे। मैंने अपने पिताजी से कहा, आपने ठीक कहा, दुनिया के दो रूप हैं। लोग चेहरे बदल बदल कर हम जैसे लोगों को पागल बनाते हैं। मैं भी इसीलिए इस नौकर से डरने लगी थी। मैंने अपने पिता से कहा, यह भी तो हो सकता है कि वह इतना अच्छा ना हो जितना आपको लगता है। मगर मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि मैं उस पर आंखें बंद करके विश्वास कर सकता हूँ। उसके बारे में अगर कोई भी मुझे उलटी सीधी बात कहे तो मैं कभी यकीन नहीं करूंगा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अपने पिताजी के इस यकीन पर मैं और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने समझ लिया कि मेरे पिताजी मेरी किसी बात का यकीन नहीं करेंगे, जबकि मैं अपने पिताजी को सच बताना चाहती थी। मैंने उस दिन बात करने का इरादा बदल लिया, लेकिन अकेले में सोच सोच कर मैं परेशान होने लगी। इस नौकर का अब भी वही नियम चल रहा था। वह मजे से रात के समय घर में घूमता फिरता था और अपनी मर्जी से जब चाहता घर से चला जाता और अपनी मर्जी से वापस आ जाता था। मुझे इस इंसान से अब डर लगने लगा था। मैंने अपने पिताजी को इशारों में बताने की बहुत कोशिश की मगर मेरे पिताजी इस नौकर के बारे में कुछ भी सुनने को तैयार न थे। एक दिन मैंने परेशानी से अपने पिताजी को कहा कि उन्हें अपनी बेटी पर यकीन करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि यह नौकर ऐसा नहीं है जैसा दिखाई देता है और छिपकर कोई अजीब हरकतें जरूर कर रहा है। मेरे पिताजी चौंक कर बोले, क्यों, वह तुम्हारे साथ ऐसा क्या करता है जो तुम्हें उससे डर महसूस हो रहा है? इससे पहले कि मैं अपने पिताजी को कुछ बताती, अचानक उस नौकर ने मेरे सामने चाय लाकर रखी और मुझे खात नजरों से देखने लगा। मैं बुरी तरह डर गई। मैंने बहाने से बात बदलकर फोन काट दिया तो वह बोला, अपने पिताजी को उलटी सीधी बातें करके परेशान न करें। अगर आपको मुझ पर कोई शक है तो आप मुझसे बात कर सकती हैं। आपको मुझ में ऐसा क्या अजीब दिखाई दिया जो आपको परेशान करता है और डर आता है? मैंने आपके साथ कभी कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की और बहुत सावधानी से रहता हूँ, तो आप चिंता न करें, मैं आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वह इंसान बहुत नरमी से बात कर रहा था मगर मैं जानती थी कि वह मुझे इस खती से धमका रहा था कि मैं अपने पिताजी को कुछ न बताऊं। मैं चुपचाप सिर झुकाए रही। मैंने इस नौकर का ध्यान खुद से हटाने के लिए कहा कि मुझे उस पर कोई शक नहीं है, बस मैं अकेलेपन और डर का शिकार हूँ और अकेली नहीं रह सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ और नौकर रखूँ। मैंने वही बहाना फिर से दोहरा दिया मगर इस बार मैंने सच बोला था। मैं सच में डरी हुई रहने लगी थी। वह मेरी बात पर सोचते हुए मुझे देखने लगे, फिर बोले कि परेशान न हो, अब आपको डर नहीं लगने दूंगा।
मैंने इस बार भी चुपचाप सिर हिला दिया। मैं चाहती तो कमरे में बंद रहकर भी अपने पिताजी को बता देती, मगर अब मुझे सावधान रहना पड़ DDH रहा था। उस दिन फोन के बाद से वह नौकर भी मुझ पर नजर रखने लगे थे। पहले वह काम करते ही अपने कमरे में बंद हो जाते थे, मगर अब मैंने महसूस किया कि वह सारा दिन घर पर ही रहते थे और मेरे आसपास घूमते रहते थे। रात को भी मेरे सोने से पहले वह बार बार कमरे के बाहर आते थे और कमरे में झांकते थे। मुझे इस इंसान से बहुत बेचैनी होने लगी। बेबसी से मैं रोती रहती थी। न मैं अपने पिताजी को कुछ बताने की हिम्मत कर सकी और न इस नौकर से जान छुड़वा सकती थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे वह नौकर पूरी तरह मुझे अपने काबू में कर चुका था। मगर इन्हीं दिनों अचानक मेरे पिताजी ने मुझे खुशी की खबर सुनाई कि वह भारत वापस आ रहे हैं। मैं यह सुनकर खुश हो गई। मैं चाहती थी कि मेरे पिताजी आए तो सामने बैठकर उन्हें सब सच सच बताऊं, और इस बार मैं यह भी सोच चुकी थी कि मैं अपने पिताजी को भारत में रोक लूंगी। अब मैं और ज्यादा अकेली नहीं रह सकती थी। मेरा उस पुरुष पर ध्यान पाने का शौक भी खत्म हो चुका था। मैं उन दिनों खुश रहने लगी। मैंने महसूस किया कि वह नौकर मेरे पिताजी के आने का सुनकर बहुत परेशान रहने लगे थे। कुछ देर बाद मेरे पिताजी घर आ गए। नौकर फिर से पुरानी रूटीन पर आ गए। काम करते ही घर से चले जाते थे। फिर मैं अपने पिताजी के साथ अकेली होती थी। मेरे पिताजी मुझे देखकर परेशान हो गए थे और बोले कि तुम बहुत कमजोर हो गई हो। तुम्हें आखिर क्या परेशानी है इस घर में? मैंने तुम्हें हर सुविधा दी है और यह नौकर भी मुझे यही बताता था कि उसने तुम्हारा बहुत ख्याल रखा है। मुझे उसकी बात पर यकीन है, उसने यकीनन तुम्हारा ख्याल रखा होगा। फिर क्या बात है कि तुम इतनी कमजोर होती जा रही हो? अपने पिताजी की बात पर मैंने उन्हें अफसोस से देखा। वह उस समय भी बार बार मुझे यकीन दिला रहे थे कि वह नौकर बहुत अच्छा है। मैंने अपने पिताजी से कहा कि मेरी परेशानी यही नौकर है। मैं इसके साथ खुश नहीं रह सकती। वह मुझे परेशान करता है और रातों को डराता है। मेरे पिताजी ने हैरानी से मुझे देखा और बोले, बेटी, तुम गलत बात मत कहो। मैं जानता हूं वह ऐसा नहीं है। मैंने कहा, वह अजीब इंसान है। मैंने पिताजी से कहा, वह ऐसा ही है। वह रोजाना रात को मेरे कमरे में आता है जब मैं सो जाती हूँ। मेरी बात पर मेरे पिताजी को झटका लगा। मैं रोने लगी और जानबूझकर उलटी सीधी कहानियां बनाने लगी। मैं चाहती थी कि अपने पिताजी को किसी तरह इस नौकर से दूर करूं, क्योंकि वह अच्छा इंसान नहीं था। यह हकीकत थी कि वह रोजाना मेरे कमरे में आ रहा था और मेरी बेबसी यह थी कि न मैं उसे रोक पा रही थी और न मैं किसी को बता सकती थी। और वह आश्वस्त था कि शायद मैं इस बात से अनजान हूं, हालांकि मैं उसकी सच्चाई जान चुकी थी। मेरी बातों ने मेरे पिताजी को बुरी तरह परेशानी का शिकार कर दिया था। वह बोले कि मुझे माफ करना बेटी, मैंने इस पर अंधा विश्वास किया था। मैं नहीं जानता था कि वह इतना गिर सकता है। मेरे पिताजी को अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। वह उदास से बार बार मुझसे बोलते कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, शायद ऐसा कुछ न हो। मगर मैंने अपने पिताजी को यकीन दिलाया कि यही सच है। मेरी बात ने मेरे पिताजी को इतना परेशान किया कि वह उसी दिन तबीयत खराब करके अस्पताल पहुंच गए। मैं अपने पिताजी के लिए परेशान हो रही थी। वह मेरा अकेला सहारा थे। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो मैं कभी जीवित न रह पाती। मैं अपने पिताजी के लिए रो रही थी जब अचानक वह नौकर मेरे पास आए और परेशानी से बोले, क्या आपने अपने पिताजी से कोई ऐसी वैसी बात की है जिस पर वह परेशानी का शिकार होकर इस हाल में पहुंच गए हैं? मैं उनके सवाल पर घबराकर बोली, वह मेरे पिताजी हैं। मैं जब चाहूं उनसे बात कर सकती हूँ। वह अचानक गुस्से में आ गए और बोले, तुमको मैंने पहले भी समझाया था कि सोच समझकर बोला करो। तुम्हारे पिताजी दिल के मरीज हैं और बहुत बीमार रहते हैं। तो मैं बता दूं, ऐसी परेशानी की बातें उनकी जान भी ले सकती हैं। अगर वह पिताजी मर गए तो फिर तुम किससे बात करोगी? वह पता नहीं क्यों इतना गुस्सा हो रहे थे, जबकि मैं तो यह सुनकर घबरा गई कि मेरे पिताजी दिल के मरीज बन चुके हैं। मेरे पिताजी 10 दिन बाद बेहतर होकर घर आए तो मैं चुप हो गई और उनसे बोली कि मैंने आपसे सब झूठ बोला था। ऐसा वैसा घर में कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहें और वापस अमेरिका न जाएं। मैंने अपने पिताजी को यकीन दिलाने की कोशिश की, मगर मेरे पिताजी बोले कि तुम मेरी तबीयत की वजह से घबरा रही हो तो बात मत बदलो। मैं इस नौकर से जरूर सवाल करूंगा और उसे घर से निकाल दूंगा। मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि वह इतनी गिरी हुई हरकतें करता रहा है। दुनिया में मुझे तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इसी पर विश्वास था और इसी ने मेरा भरोसा तो ढा था। मैं अपने पिताजी की बातों से परेशान होने लगी। वह बहुत बुरी तरह तनाव का शिकार हो गए थे। मेरे पिताजी इस नौकर से बात करना चाहते थे और मुझे डर था कि अगर मेरे पिताजी ने उससे बात करने की कोशिश की तो वह उन्हें नुकसान पहुंचा देगा। मैंने अपने पिताजी को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर मेरे पिताजी ने मेरी एक नहीं सुनी। एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे जिद करके खरीदारी के लिए भेजा तो घर से निकलकर मुझे बार बार ये ख्याल आने लगा कि पीछे मेरे पिताजी इस नौकर के साथ अकेले होंगे। यकीनन वह उससे सवाल करेंगे तो वह नौकर मेरे पिताजी को नुकसान पहुंचा देगा। ये सोच सोच कर मैं परेशान हुई और खरीदारी पर जाने के बजाय वापस घर चली गई। मेरी उम्मीद के अनुसार
मेरे पिताजी के कमरे से बात करने की आवाजें आ रही थीं। मेरे पिताजी गुस्से में थे और उस नौकर पर चिल्ला रहे थे। मगर तब मेरे पिताजी ने जो बातें की वह मेरे सिर पर छत गिरने के समान थी। मेरे पिताजी उस नौकर से बोल रहे थे कि तुम जानते भी हो कि वह तुम्हारी अपनी बेटी है। तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम रात के समय उसके कमरे में क्यों जाते थे? मैं इस वाक्य पर दंग रह गई थी। मैं उसी नौकर की बेटी थी। मुझे अब अंदाजा हुआ कि मेरे पिताजी को इस नौकर पर सबसे ज्यादा विश्वास क्यों था। इस नौकर ने मेरे पिताजी को जो सच बताया वह मुझे शर्मिंदा कर गया। वह बोला कि मैं सिर्फ उसके कमरे में उसके सोने की पुष्टि करने जाता था, उसे देखकर इसलिए मेरे सोए हुए होने की पुष्टि करता था। मगर हैरानी इस बात पर थी कि वह घर से बाहर क्यों जाते थे। तब मेरे पिताजी के सवाल पर वह बोले कि मैं रात के समय जाकर यह कसाई के जानवर काटता हूँ और उनकी खाल वगैरह उतारता हूँ। इस काम की खबर मेरे पिताजी को नहीं थी, इसलिए वह छिपाए रहे। मेरे पिताजी गुस्सा हुए और बोले कि बच्ची को घर में अकेला छोड़ देकर। इस पर वह बोले कि मेरा परिवार बहुत बड़ा है, जवान। बेटे की मौत के बाद से मैं उसके मासूम बच्चों को भी खुद पालता हूँ और मेरी अपनी बेटियां भी हैं। मुझे याद आया कि जब उन्हें देखते हुए मेरी नज़र नीचे गई थी तो उनके पैर देखकर मैं रुक गई थी। उनके पैर बहुत बुरी हालत में थे और जूते इतने खराब थे कि मुश्किल से पैरों में टिकते थे। मैं तब शर्मिंदा हुई थी। हम लोग अपने नौकरों को उनकी तनख्वाह देकर फ्री हो जाते हैं और कभी यह नहीं पूछते वह किस हाल में है। मैं अपने असली पिता को अपमानित करती रही थी और मुझे खबर तक नहीं हुई थी। आज सब जानकर मैं शर्मिंदगी से अपनी जगह पर जमी रह गई थी। मैंने कमरे के दरवाजे से सुना तो मैं अंदर भागकर जाने के बजाय वहीं छिपकर रुक गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने आज तक हरिराम काका को कभी इस रूप में नहीं देखा था। एक गुस्से और दुख से भरी आवाज में अपने पिताजी से बात करते हुए उनके शब्दों ने मेरी दुनिया को उल्टा पुल्टा कर दिया था। मैं गायत्री नहीं बल्कि हरिराम की बेटी थी। मेरे पिताजी रतन कुमार, जिन्होंने मुझे अपना नाम दिया था और मेरी परवरिश की थी, उन्होंने मुझसे यह सच्चाई क्यों छिपाई? मुझे हरिराम काका के वाक्य बार बार याद आने लगे। मैं आपकी रक्षा करने और घर की रखवाली करने के लिए यहाँ हूँ। वह मेरी तरफ ध्यान पाने की मेरी सभी बचकानी कोशिशों को क्यों अनदेखा करते थे? यह अब साफ हो चुका था। वह एक पिता थे, एक नौकर नहीं, और वह अपनी बेटी की बेबाकी को देखकर शर्म महसूस करते थे। वह मेरी इज्जत और मेरे चरित्र की रक्षा कर रहे थे। यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक पल के लिए भी वहां खड़ी नहीं रह सकी। मैं उस कमरे में चली गई जहां रतन कुमार ने मुझे बहुत लाड प्यार से पाला था। वह मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने हमेशा मुझे बताया था कि वह मेरे पिताजी हैं। मैंने कभी उनकी बातों पर शक नहीं किया था। लेकिन आज मेरी अपनी जिंदगी के बारे में सभी सच बदल गए थे। रतन कुमार भी कमरे में आए और मुझे रोता हुआ देखकर हैरान हो गए। वह समझ गए थे कि मैंने क्या सुना है। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मुझसे कहा, गायत्री, ये सच है कि तुम मेरे दोस्त हरिराम की बेटी हो। फिर उन्होंने मुझे बताया कि हरिराम की पत्नी का देहांत एक दुर्घटना में हो गया था और वह बच्चों की परवरिश के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय मैं, गायत्री, सिर्फ कुछ महीनों की थी। मेरे माता पिता रतन कुमार और उनकी पत्नी अपनी पूरी जिंदगी में बेऔलाद रहे थे। वह हमेशा से एक बेटी चाहते थे, इसलिए उन्होंने हरिराम से मेरी परवरिश की अनुमति मांगी और हरिराम ने मजबूरी की वजह से मेरे पिता बनने के लिए उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। ये सब सुनकर मेरा दिल और ज्यादा टूट गया। मैंने रतन कुमार से कहा कि मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया गया। उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझे दुख नहीं देना चाहते थे। हरिराम ने उनसे वादा किया था कि वह पूरी जिंदगी मुझसे संबंध नहीं जोड़ देंगे। इस तरह मैं रतन कुमार की बेटी के तौर पर बड्डी हो सकती थी, जिसका अपना एक नौकर भी था। मैंने रोते हुए अपने पिताजी को आवाज दी। पिताजी! यह सुनकर वह चौंक गए। मैंने रतन कुमार के पास से उठकर हरिराम की तरफ देखा, जो कमरे के एक कोने में खड़े थे। मैंने उनके पास जाकर उनको गले लगा लिया। पिताजी, मुझे माफ कर दें। मैं नहीं जानती थी कि आप मेरे पिताजी हैं। मैंने इस पल उन्हें पहली बार गले लगाया था। हरिराम भी मुझे गले लगाकर रोने लगे और मुझसे कहा कि उन्होंने मुझे कभी भूला नहीं था। वह हर रात मेरे कमरे में मुझे देखने आते थे। ये सब सुनकर मैं शर्मिंदा हुई। मैंने रतन कुमार से भी माफी मांगी। उन्होंने मेरी मोहब्बत को स्वीकार किया और कहा कि मैं अब भी उनकी बेटी हूँ। फिर हम सब ने एक दूसरे को स्वीकार किया और एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। मैंने हरिराम के परिवार से भी मुलाकात की। वह बहुत खुश हुए। मैंने अपने भाइयों और बहनों से भी मुलाकात की। ये सब मेरे लिए एक नई दुनिया थी। मैंने हरिराम को उनके बिजनेस में मदद करने का भी फैसला किया। मैंने उन्हें कसाब खाना खोलने में मदद की और मैंने अपने फैशन के कपड़ों को बदलकर एक नए रूप में अपनी जिंदगी शुरू की। मैंने एक छोटे से स्टोर पर अपने हाथ से बने कपड़े बेचना शुरू किए। हरिराम ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मैंने भी उनकी मोहब्बत को स्वीकार किया। हरिराम ने अपनी बहनों और भाइयों को भी बुलाकर उनकी मदद की और उनको भी उनके बिजनेस में शामिल किया। हम सब ने मिलकर एक फाउंडेशन बनाया जिसका उद्देश्य गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना था।
गायत्री, जो एक समय में सिर्फ अपने फैशन और अपनी खूबसूरती के बारे में सोचती थी, अब एक नई औरत बन चुकी थी। वह अब अपने परिवार और दूसरे लोगों के लिए एक उदाहरण बन चुकी थी। वह एक ऐसी औरत थी जिसने अपने माता पिता की मोहब्बत को स्वीकार किया और अपनी जिंदगी को एक नए अंदाज में शुरू किया। इस तरह गायत्री ने अपनी जिंदगी का नया कहजवाब पूरा किया और उसने अपने माता पिता के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू की। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक फैशन की दीवानी लड्डकी ने एक नई दुनिया को देखा और उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया। वह अब एक नई कहानी की हीरोइन थी जिसमें सिर्फ फैशन और खूबसूरती ही नहीं बल्कि मोहब्बत, परिवार और इंसानियत भी शामिल थी।